हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम मध्य प्रदेश उत्कृष्ट विद्यालय मॉडल स्कूल चयन परीक्षा 2022-23 की तैयारी कर रहे हैं। तो ये आज साइंस का हमने क्वेश्चन उठाए हैं, सामान्य ज्ञान उठाया है। जो आपको पता ही होगा कि एग्ज़ाम में कितने साइंस में कितने जो साइंस सब्जेक्ट है उसमें कितने नंबर का आएगा। तो उसमें आएगा 20 मार्क्स का सबसे ज़्यादा, है ना। हिंदी भी नहीं आता इतना, हिंदी भी नहीं आता, इंग्लिश भी नहीं आता है, पर्यावरण भी नहीं आता है इतना, है ना। लेकिन जो साइंस है वो बहुत ज़्यादा आता है, जो 20 मार्क्स का आता है ना, ये सबसे ज़्यादा आता है। ठीक है, तो इसको हम बहुत ज़्यादा अच्छे से कवर करेंगे। देखो क्या है क्वेश्चन पहला। कौन सी गैस हरित प्रभाव वृद्धि के लिए जिम्मेदार है? तो यहाँ पे ऐसे पूछ सकते हैं, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव बोलें या हरित ग्रह प्रभाव, एक ही बात है। ठीक है, या तो आपको यहाँ पे ऐसे पूछ सकते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव वृद्धि के लिए जिम्मेदार कौन सी गैस है, तो भी उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। और हरित ग्रह प्रभाव बोले तो भी उसका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड ही आएगा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन क्या है। जल को जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ कहलाते हैं, मतलब जो जल को प्रदूषित करते हैं उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं? तो जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं बताओ? चूषक कहते हैं या चूर्ण कहते हैं, प्रदूषक कहते हैं या प्रदूषक कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रदूषक कहते हैं। जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? प्रदूषक कहते हैं या जल प्रदूषक कहते हैं। क्या कहते हैं? जल प्रदूषक कहते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वायु प्रदूषण। क्या लिखा है? वायु वायु प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है तो मनुष्यों पर या फिर वृक्षों पर या भवनों पर या इनमें से सभी पर। तो वायु प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है किन पर पड़ता है? मनुष्यों पर पड़ता है या वृक्षों पर या फिर भवनों पर या इनमें से सभी पर? किस पे पड़ता है? तो आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। इसमें अभी तो ये दिया इनमें से सभी पर, है ना। वायु प्रदूषण का प्रभाव इन पे सभी पे पड़ता है। ठीक है, तो अभी आप इसका कंफर्म हम करेंगे, लेकिन अभी आप इनमें से सभी पर कर लेना, भवनों पर भी कर लेना वायु प्रदूषण। ठीक है, यदि आपको सही पता हो तो आप कृपया इसको सही बताना। ठीक है, लेकिन अभी तो राइट कर लो आप, क्या आएगा? वायु प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है इनमें से सभी पर, मनुष्यों पर भी, वृक्षों पर भी, भवनों पर भी पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पर्यावरण का अजैविक कारक है। पर्यावरण का अजैविक कारक कौन सा है? मनुष्य है, वायु है, पेड़ पौधे हैं या पक्षी हैं जो जीवित नहीं है? अजैविक का मतलब जो जीवित नहीं है। तो मनुष्य जीवित है, पेड़ पौधे भी जीवित रहते हैं, पक्षी भी जीवित रहते हैं, लेकिन वायु जीवित नहीं है। मतलब अजैविक घटक कौन है? वायु है। ठीक है, क्या है? वायु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है। कौन सी है? नाइट्रोजन है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये कितने प्रतिशत है, ये कितने प्रतिशत है ना। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ, अच्छी इंपॉर्टेंस बात है, इम्पोर्टेंट है। तो देखो क्या 78%। कौन? नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत पाई जाती है? 78% पाई जाती है। ऑक्सीजन कितने प्रतिशत पाई जाती है? ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। कितने प्रतिशत? 21%। ठीक है, आप याद रखना। ओके, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्या है? विश्व तापन का प्रमुख कारण क्या है? मतलब जो विश्व का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो उसका कारण क्या है? तो और नाइट्रोजन की बढ़ती नाइट्रोजन की नाइट्रोजन की बढ़ती मात्रा या ऑक्सीजन की बढ़ती मात्रा या कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा या ओजोन की बढ़ती मात्रा, क्या आएगा? क्या कारण है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा, ये आंसर दिया हुआ है। ठीक है, क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। क्या आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि विश्व का तापमान या विश्व का टेम्परेचर किसके कारण बढ़ रहा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण बढ़ रहा है। ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है।
है ना। ग्रीन हाउस प्रभाव में मुख्यतः कौन सी गैस होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, इस तरह से 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब। देखो यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, पौधा घर प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस, मतलब ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस, तो कौन सी हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, सभी को पता है। ठीक है, क्या हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से कौन सा पदार्थ प्राथमिक प्रदूषक है, कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है, इनमें से कौन सा पदार्थ प्राथमिक प्रदूषक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, कोहरा भावित या सल्फर डाइऑक्साइड। क्या आएगा, इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक है, जो सबसे पहले प्रदूषण को फैलाता है। कौन फैलाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अम्ल वर्ष, ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ठीक है, मध्य प्रदेश उत्कृष्ट विद्यालय स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की जो एंट्रेंस एग्जाम होती है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन ये था हमारा कि अम्ल वर्षा के प्रमुख अवयव कौन से, मतलब अम्ल वर्षा कराने वाले कौन कौन है, सल्फ्यूरिक अम्ल करवाता है, नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर, नाइट्रिक अम्ल। क्या आ जाएगा, नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। अम्ल वर्षा के प्रमुख अवयव कौन सा है, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। वायु किसका मिश्रण है, तो वायु किसका मिश्रण है, सभी को पता है किसका है, गैसों का मिश्रण है। ठीक, चलो ये तो आपको सभी को पता होगा। वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है, 78%। वायु में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है, 21%, है ना। देखो अच्छा क्वेश्चन है, वायु प्रदूषक तथा कोहरे के संयोग से क्या बनता है, वायु प्रदूषक तथा कोहरे के संयोग से क्या बनता है, क्या बनता है, तो धुंध कोहरा या फिर धुंध कोहरा या धुंध, क्या बनता है, देखो क्या बन सकता है, वायु प्रदूषक के तथा कोहरे के संयोग से धुंध कोहरा, क्या बनेगा, धुंध कोहरा, ये वाला राइट होगा, धुंध कोहरा। ठीक, धुंध कोहरा राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक, वायुमंडल में उपस्थित गैसें जल वाष्प से क्रिया करके कौन सी गैस बनाती हैं, वायुमंडल में उपस्थित जो गैसें वो जल वाष्प से क्रिया करके कौन सी गैस बनाती हैं, तो कौन सी गैस बनाती हैं, सल्फ्यूरिक या फिर नाइट्रिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल या फिर कोई नहीं, तो कोई नहीं, तो क्या आएगा, इसका आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ठीक है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। ठीक है, और नाइट्रिक अम्ल का होता है HNO3। ठीक, HNO3 नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला ये होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का ये होता है, इसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, इसे नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं हम अब। क्या पूछा गया है, देखो कौन सी गैस रुधिर, रुधिर मतलब रक्त, रक्त मतलब ब्लड, ब्लड में ऑक्सीजन का वाहक क्षमता को घटा देता है, कौन सी गैस ऑक्सीजन में, जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन जो जाती है उसकी जो क्षमता होती है उसको घटा देता है, कौन सी गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कौन सी गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, जो हमारे रक्त में रुधिर में जो हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन होती है उसको रोक देती है, कौन रोक देती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो ये क्वेश्चन अभी आया था, कौन सी गैस विश्व उष्णन में अपना योगदान देती है, विश्व उष्णन में अपना योगदान देती है, मीथेन देती है, नाइट्रस ऑक्साइड देती है, जलवाष्प देती है, तो जो तापमान को बढ़ाती है, तो ये उपरोक्त में सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, मीथेन भी, नाइट्रस ऑक्साइड भी, जलवाष्प भी और उपरोक्त सभी, आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, देखो ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है, जल को बचाने का हमारा मूल मंत्र कौन सा होना चाहिए, तो हमारा मूल मंत्र कौन सा होना चाहिए, कम उपयोग, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण या उपरोक्त सभी, तो कम उपयोग करना चाहिए, पुनः उपयोग करने के लायक उसको बनाना चाहिए, पुनर्चक्रण उसका किया जाना चाहिए, यही जल को बचाने का अ, मूल मंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वायुमंडल के औसत
तापमान में निरंतर वृद्धि को क्या कहते हैं? विश्व उष्णन। क्या कहते हैं? विश्व उष्णन कहते हैं। यदि निरंतर ताप में वृद्धि हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? विश्व उष्णन कहते हैं। ठीक है, चलो ये बताओ, मनुष्य में जीवाणुओं द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग क्या है? जीवाणुओं द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग, इंग्लिश में जीवाणु को क्या कहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है, जीवाणु जो वर्ड है हिंदी का, उसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग कौन सा है? तो टाइफाइड है। टाइफाइड बुखार होता है ना, वो सामान्य रोग है जो जीवाणु द्वारा हमें होता है। ठीक, देखो ये क्वेश्चन क्या पूछा है, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव का हमको नाम बताना है, वो क्या है? देखो क्या हो जाएगा, बेसिलस एंथेसिस, राइजोबियम लैक्टोबैसिलस द्वारा, या फिर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्या हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस द्वारा। किसके द्वारा? लैक्टोबैसिलस के द्वारा। ठीक है, देखो क्या दिया है, डे डेंगू परजीवी का वाहक है। डेंगू परजीवी का वाहक है, मतलब डेंगू परजीवी का वाहक है। तो इसमें क्या आएगा, मादा एडिस मच्छर, घरेलू मक्खी, या मादा एनाफिलीज मच्छर, या कॉकरोच। तो डेंगू परजीवी है, मतलब डेंगू जो बुखार होता है वो किसके कारण होता है? तो वो मादा एडिस मच्छर के कारण होता है। तो आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि मलेरिया सॉरी डेंगू किस किस मच्छर के काटने से होता है? तो मादा एडिस मच्छर के काटने से होता है। क्या होता है? डेंगू। ठीक है, डेंगू बुखार जो होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको यहाँ पे दिया है, मनुष्य में वायरस, क्या पूछा है? मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला, मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग बताओ। तो आप मुझे वायरस का हिंदी मीनिंग बताना कि वायरस को हम हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग कौन सा है जो वायरस के द्वारा होता है? कौन सा होता है वायरस के द्वारा? पोलियो होता है। क्या होता है? पोलियो होता है जो वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, क्या होता है? पोलियो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है? तो सबको पता है किसके काटने से होता है? मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से किस पौधे के पत्तों के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है? मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है, पौधे के पत्ते का रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है। तो गिलोय, किसके पत्तों का? गिलोय के पत्तों का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किस पहले प्रतिजैविक की खोज की थी? किस प्रतिजैविक की? तो पेनिसिलिन की थी। किसकी की थी? पेनिसिलिन की थी। ठीक है, क्या है? पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था? तो कौन सा खोजा गया था? पेनिसिलिन खोजा गया था। कब खोजा गया था? 1928 में। किसके द्वारा खोजा गया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ठीक है, देखो ये अच्छा क्वेश्चन, ये पूछा गया था एग्जाम में, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में पूछा गया था, पैकेट और थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है, क्या किया जाता है? पाश्चुरीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? पाश्चुरीकरण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सूक्ष्म जीव हैं विषाणु, कवक, जीवाणु, या उपयुक्त सभी। तो इसमें बताना है कि सूक्ष्म जीव क्या है? तो सूक्ष्म जीव तो सभी हैं जो हमको दिखाई नहीं देते हैं, है ना। उपयुक्त सभी। सूक्ष्म जीव क्या है? सूक्ष्म जीव क्या है?
सूक्ष्म जीव क्या है? जीव जीव जिन्हें हम यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते, जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें हम आंखों से देख सकते। क्या आएगा बताओ? क्या आएगा? जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते, सीधी सी बात है ना? जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते, ये हो जाएगा। जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। देखो, किस सूक्ष्म जीव में सजीव एवं निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं? किस में पाया जाता है दोनों के गुण? जीवाणु में, कवक में, विषाणु में, प्रोटोजोआ में, किस में गुण पाया जाता है? तो क्या आएगा? विषाणु में पाया जाता है। किस में? विषाणु में। अब विषाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्लीज़, ठीक है। सभी का आंसर देना है, जो नहीं आता है वो पूछना है। मैंने जो गलती करी है, जो भी मिस्टेक हुई है मुझसे, वो आप मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। क्योंकि मैं फ़्लो में चलता जाता हूँ, मुझे पता नहीं रहता है कि मैंने कहाँ मिस्टेक कर दी है ना, ठीक है। तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और जो मिस्टेक्स बताते हैं उनका भी मैं बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ उनको। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम इतनी डीपली भी मेरे चैनल पे पढ़ते हैं, इतनी डीपली भी बच्चे मेरे चैनल पर पढ़ते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई मेरी गलती बताता है, ठीक है। क्योंकि हमेशा लाइफ में सीखते रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम गलती से ही सीखते हैं, ठीक है। यदि हम गलती कर रहे हैं तो इसका मतलब इसका क्लू है कि इसका संकेत है कि हम सीख रहे हैं कुछ, हम लाइफ में कुछ नया सीख रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ मुझसे भी कोई गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सूक्ष्म जीव को कौन से वर्ग में बांटा गया है? जीवाणु, कवक में, प्रोटोजोआ में, शैवाल में, उपरोक्त सभी में। क्या आएगा आंसर? उपरोक्त सभी में बांटा गया है। कहाँ कहाँ बांटा गया है? उपरोक्त में सभी में। सूक्ष्म जीवों को कौन कौन से वर्ग में बांटा गया है? उपरोक्त सभी में, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रतिजैविक औषधि एंटीबायोटिक मेडिसिन कौन सी है? पेनिसिलिन, इंसुलिन, अल्ड्रन या ऑक्सिन? क्या है? पेनिसिलिन। क्या है? पेनिसिलिन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5 या 2? कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सूक्ष्म जीव? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। याद रखना, 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव कौन सा है? अमीबा, गाय, स्टारफिश या मनुष्य? तो एक कोशिकीय जीव हमेशा याद रखना, एक कोशिकीय जीव के लिए आंसर आएगा अमीबा, ठीक है। क्या आएगा? अमीबा। हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, कवक क्या है? कवक क्या है? एक प्रकार का पौधा है, बहुकोशिकीय या सूक्ष्म जीव है या उपरोक्त सभी? तो वो तीनों हैं। वो एक प्रकार का पौधा भी है, एक प्रकार का बहुकोशिकीय जीव भी है, और क्या है? सूक्ष्म जीव भी है। तो आंसर आएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। देखो, गाय में खुरपका और मुंहपका रोग होता है, जीवाणुओं द्वारा होता है या फिर वायरस द्वारा होता है या कवक द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है ना? तो वायरस द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है, मुंह खुरपका रोग और मुंह पका रोग, ठीक है। ये कहाँ होते हैं? ये खुरपका रोग पैर में होते हैं, मुंह पका रोग मुंह में होता है, ठीक है। खुरपका रोग उनके पैर में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, जीवाणु कौन से होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं या सूक्ष्म जीव होते हैं या सर्वत्र पाए जाने वाले जीव हैं? तो सभी जगह पाए जाने वाले जीव हैं। सभी जगह पाए जाने वाले, उपरोक्त सभी आएगा, है ना। उपरोक्त क्या आएगा? सभी आपको आंसर क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी आंसर आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में कौन प्रदीप्त वस्तु है? प्रदीप्त वस्तु है तो सूर्य, मानव, लकड़ी या दीवार? तो प्रदीप्त होती है जो प्रकाश देती है, सूर्य। क्या आ जाएगा? सूर्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पदार्थ जो स्वयं को प्रकाश उत्सर्जित करता है क्या कहलाता है? जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रदीप्त कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदीप्त कहते हैं। जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है क्या कहते हैं? प्रदीप्त कहते हैं। इसमें लिखा है कौन सी अप्रदीप्त वस्तु है? आग, क्या लिखा है? आग या फिर विद्युत बल्ब या दर्पण या इनमें से कोई नहीं। कौन अप्रदीप्त वस्तु है? तो जो दर्पण है, जो प्रकाश नहीं देता है, जबकि आग भी प्रकाश देती है और विद्युत बल्ब भी प्रकाश देता है, लेकिन दर्पण प्रकाश नहीं देता है, वो प्रकाश को अवशोषित करता है या ग्रहण करता है। ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन ये पूछा गया है, मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट टाइम भी। क्या क्वेश्चन है? मानव के सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आप जब नाइन्थ में जाओगे ना, क्लास नाइन्थ में साइंस में है ये। क्या है? तो आपसे अभी भी पूछ सकते हैं वो। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप क्लास नाइन्थ में आएंगे तभी पूछेंगे। ठीक है। क्या क्वेश्चन है? परावर्तन के कितने नियम है? तो परावर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। ठीक है, परावर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम याद रखना। ठीक है, इस परावर्तन के नियम याद रखना। कितने हैं? 2 नियम हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ में। ठीक है, मैं लाइव पढ़ाऊंगा बिल्कुल। यदि आपने चैनल को सपोर्ट किया तो मैं क्लास नाइन्थ आपको लाइव पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को, अपने स्कूल के जितने भी फ्रेंड हैं सभी को ये शेयर कीजिएगा। ठीक है, प्लीज़। नेक्स्ट देखो, आँखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को कौन नियंत्रित करता है? जो आँखों में प्रकाश जो जाता है वो कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली करती है। कौन सी करती है? पुतली। कौन करती है? पुतली। ठीक है, जो हमारी पुतली होती है वो नियंत्रित करती है ना? कौन करती है? ये हमारी आँख है जैसे, तो ये जो पुतली है ये हमारे नियंत्रित करती है किसको? प्रकाश को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होगा? समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा। कैसा होगा? आभासी होगा। समतल दर्पण जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं उसे समतल दर्पण हम कहते हैं। क्या कहते हैं? समतल दर्पण। ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश, जो श्वेत प्रकाश होता है, जो सूर्य का प्रकाश होता है, वो कितने भागों में रंगों का मिश्रण है? कितने रंगों का वो मिश्रण है? कितने रंगों का मिश्रण है? 7 रंगों का मिश्रण है। कितने रंगों का मिश्रण है? 7 रंगों का मिश्रण है। ठीक है, 7 रंगों का मिश्रण है। देखो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आँख से दिव्यांग व्यक्ति के लिए, मतलब जो अंधे होते हैं उनके लिए कौन सी लिपि का लोकप्रिय है? मतलब उनको पढ़ने पढ़ने के लिए कौन सी लिपि प्रयोग में लाई जाती है? तो ब्रेल लिपि। कौन सी लिपि? ब्रेल लिपि लाई जाती है पढ़ने के लिए। ठीक है, कौन सी लाई जाती है? ब्रेल लिपि। देखो ये नीचे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरणों को क्या कहते हैं? मान लो किसी दीवार पर यदि प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? उस किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण। जैसे दर्पण पे प्रकाश की किरण पड़ रही है, प्रकाश की रोशनी पड़ रही है ना, लेकिन दर्पण से होकर, मतलब कांच से होकर, मिरर से होकर, कांच से होकर वापिस वो जा रही है, तो वो परावर्तित किरण होती हैं, और जो कांच पे पड़ रही हैं वो आपतित किरण होती है। जैसे ये हमारा कांच है, ये सूर्य है, तो यहाँ पे जो प्रकाश की किरण आ रही है सूर्य से, ये है ना, तो ये क्या है? आपतित किरण है। कौन सी किरण है? आपतित। लेकिन ये परावर्तित होकर वापस जा रही है, तो ये है परावर्तित किरण। ये क्या है? परावर्तित किरण है, और ये हमारा दर्पण है। ठीक है, इस तरह से समझना। ये क्लास नाइन्थ में है, बिल्कुल अच्छे से है। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसके कारण? विक्षेपण की क्रिया के द्वारा। किसके कारण? विक्षेपण प्रक्रिया के द्वारा श्वेत जो प्रकाश होता है वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और इसको एक नाम और क्या है? इसका नाम है प्रकाश का प्रकीर्णन या प्रकीर्णन। क्या बोल सकते हैं? केवल प्रकीर्णन। क्या बोल देंगे? प्रकीर्णन। क्या बोल देंगे?
प्रकीर्णन, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रकीर्णन, ये बोलते हैं प्रकीर्णन, ठीक है। विक्षेपण प्रक्रिया भी बोलते हैं, प्रकीर्णन भी बोलते हैं, कहते हैं, ठीक है। श्वेत जो सफ़ेद जो प्रकाश होता है उसको विभक्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विक्षेपण कहते हैं। और कितने भागों में विभक्त होता है, 7 रंगों में, है ना। वो आपको पता होंगे कौन कौन से हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। कौन सा होता है, उत्तल लेंस होता है, ठीक है। हमारी जो आँख है उसमें कौन सा दर्पण होता है, तो उत्तल दर्पण होता है, या उत्तल लेंस, लेंस कौन सा होता है, दर्पण नहीं लेंस, कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, ठीक है। देखो आइरिस में स्थित छोटे छिद्र को क्या कहते हैं, जो हमारी आइरिस होती है, जो हमारा जो आँख होता है पूरा, है ना, आँख जो पूरी हमारी होती है उसमें जो छोटा छिद्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। आइरिस में जो स्थित छोटा जो छिद्र है, जो हमारा ब्लैक ब्लैक है, ब्लैक में भी छोटा छिद्र है, छोटा हमको दिखता है ऐसा छोटा, है ना, ब्लैक, वो क्या है, पुतली है। क्या है वो, पुतली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं, तो परितारिका कहते हैं या आइरिस कहते हैं। जो रंगीन भाग होता है, आपको थोड़ा भूरा भूरा या थोड़ा ब्लैक वाइट दिखाई देता है, वो क्या रहता है, परितारिका कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, परितारिका या आइरिस बोलते हैं, ठीक है। जो हमारा ब्लैक ब्लैक पोर्शन होता है वो हमको भूरा भी दिखाई देता है, लाल भी दिखाई देता है ना। इस तरह का जो रंग बिरंगा होता है उसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं या परितारिका, हिंदी में कहते हैं परितारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। कभी कभी क्या आएगा इसका आंसर, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अ, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो सदैव क्या आ जाएगा, सदैव होता है, ठीक है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर सदैव होता है। ये भी क्लास 9th में है अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो मानव नेत्र मानव नेत्र जो होता है, आँख होती है, वो वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाता है। रेटिना पर, आइरिस पर, कॉर्निया पर, या कोई नहीं। किस पर बनाता है, रेटिना पर। किस पर बनाता है, रेटिना पर, ठीक है। किस पे बनाता है, रेटिना पर। देखो इसमें ये को और अलग से पूछ लिया है। क्या पूछा है कि अ, आपतन कोण का तथा परावर्तन कोण का मान होता है तो समान होता है या बराबर होता है या सदैव होता है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर इक्वल होता है, ठीक है। देखो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, मतलब कोई सी वस्तु में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है ना, चालक विलयन में, मतलब कोई चालक विलयन है, जैसे नींबू का रस है ना, या कोई भी ऐसा जो चालक विलयन है, विलयन मतलब घोल, तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है ना, तो विलयन के रंग में परिवर्तन होता है। यह संकेत होता है, क्या होता है, तो क्या होता है, ये संकेत होता है, तो ये होता है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, क्योंकि इसमें क्या प्रभावित हो रही है, विद्युत धारा प्रभावित हो रही है, तो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव ये हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है। तो किस प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऊष्मीय प्रभाव में। क्या किया जाता है, ऊष्मीय प्रभाव में उपयोग किया जाता है, मतलब प्रकाश लेने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं, या ऊष्मा लेने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से कौन विद्युत धारा का सुचालक है। तो इनमें से कौन विद्युत धारा का सुचालक है, तो क्या आ जाएगा, लकड़ी नहीं आएगा, रबर नहीं आएगा, कागज नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, पीतल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पीतल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो विद्युत का सुचालक है, मतलब इसमें करंट प्रवाहित होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, साइकिल हैंडल पहिए के रिम चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। तो क्रोमियम धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। इसे सी कैपिटल और आर स्मॉल, इसको क्रोमियम का संकेत है, ठीक है। तो क्रोमियम का उपयोग किया जाता है।
देखो नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नांकित में से कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है? कौन सा है? नींबू का रस, नल का पानी, सिरका, खाद्य तेल। तो कौन सा विद्युत का चालक है बहुत ज़्यादा? नींबू का रस। ठीक है, कौन है? नींबू का रस बहुत ज़्यादा क्या है, सुचालक है, उसमें करंट जल्दी से प्रवाहित हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एसिड, जो अम्ल क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, और इसमें एसिड पाया जाता है। एसिड पाया जाता है मतलब ओ एच माइनस, ये कुछ पाया जाता है। ठीक है, तो इस वजह से इसमें ओ एच माइनस पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि ये खट्टा होता है, खट्टा होता है, तो इसमें एसिड होता है। एसिड में क्या पाया जाता है? ओ एच माइनस पाया जाते हैं, ओ एच प्लस भी होते हैं। ठीक है, इस वजह से ये करंट प्रवाहित होता है इसमें। ठीक, नेक्स्ट है विद्युत धारा का उत्पन्न करता है। विद्युत धारा क्या उत्पन्न करता है? तो विद्युत धारा क्या उत्पन्न करती है? देखो क्या क्या उत्पन्न करती है विद्युत धारा। ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव, तीनों प्रभाव ही उत्पन्न करती है। कौन? विद्युत धारा। यदि किसी चीज़ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, किसी तार में, करंट में, बल्ब में, तो उसमें ऊष्मा भी उत्पन्न होगी, वो गर्म भी होगा, चुंबकीय प्रभाव भी होगा, उसमें रासायनिक प्रभाव भी होगा। तीनों चीज़ें उसमें विद्यमान रहती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, है ना। इसमें अब नेक्स्ट पूछा गया है, इनमें से कौन विद्युत धारा का कुचालक है? मतलब जिसमें कुचालक मतलब जिसमें करंट प्रवाहित नहीं होता है। करंट प्रवाहित, इनमें से कौन विद्युत धारा का कुचालक है जिसमें करंट प्रवाहित नहीं होगा? तो सिरके में होता है, पारे में भी, सॉरी, पारे में होता है, सिरके में भी होता है करंट प्रवाहित, नमक के विलयन में भी होता है, लेकिन आसुत जल में प्रवाहित नहीं होता है। क्या प्रवाहित नहीं होता है? करंट। ठीक है, आसुत जल किसे कहते हैं? आसुत जल, जैसे आपने देखा होगा, यदि आप पानी को गर्म करो और उसमें भाप उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? भाप। यदि आप उस भाप को बर्तन में, किसी बर्तन से किसी बर्तन में उसको मतलब यदि मान लो किसी बर्तन में भाप निकल रही है और उस पर आप एक बर्तन अलग से ढक दो, तो देखना उस पर पानी आ जाता है। उस बर्तन पे, जिस बर्तन को आपने ढका है, उस पर क्या आ जाता है? पानी आ जाता है। तो पानी ही क्या होता है? आश्रित जल होता है। ठीक है, क्या होता है? वो आश्रित जल जिसमें करंट प्रवाहित नहीं होता है। ठीक है, वर्षा के जल में करंट प्रवाहित होता है और सभी पानी में होता है, लेकिन आश्रित जल में करंट प्रवाहित नहीं होता। ये 9th की बातें हैं। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नांकित में कौन सा पदार्थ विद्युत का हीन चालक है? विद्युत का हीन चालक है मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। आश्रित जल, तो इसमें इसमें भी क्या हो जाएगा? विद्युत का हीन मतलब क्या? हीन मतलब आश्रित जल जिसमें करंट प्रवाहित नहीं होता है। सिंपल सी बात है ना। तो आश्रित जल हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिजली मिस्त्री जो होता है हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर काम करता है। क्यों? क्यों काम करता है ऐसा? क्यों करता है? इसलिए करता है क्या? किस लिए करता है वो ताकि हाथ में बिजली का झटका नहीं लगे। ठीक है, जैसे हम भी यदि कोई काम करते हैं बिजली का, या कोई कोई सा भी, तो हम क्या करते हैं? चप्पल पहनते हैं ना, प्लास्टिक की, जैसे भी हम चप्पल पहनते हैं, है ना, यदि, है ना। तो अब वहाँ पे क्यों पहनते हैं? क्योंकि ताकि हमको झटका ना लगे किसी चीज़ का। ठीक है, क्योंकि जो प्लास्टिक्स होते हैं वो क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, लोहे के पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? जो लोहे की पुलें होती हैं, जो सड़क पर जो पुल होती है, ब्रिज होती हैं, उनको जंग से बचाने के लिए किस धातु का लेपन किया जाता है? जिंक का। किसका? जिंक का। जो आपको चमकीली दिखती है ना धातु, जिससे आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, जो चमकीली धातु होती है, या फिर आप ब्रिज पे किसी क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे आपको देखना चमकीली धातु दिखेगी आपको कहीं पर भी, तो वो होती है, वो जिंक होती है ऊपर। क्या जिंक क्या चढ़ी होती है? जिंक चढ़ी होती है। ठीक है, जिंक का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, जेड एन। क्या होता है? जेड। ठीक है, जेड कैपिटल बनेगा और एन स्मॉल बनेगा। चलो ये तो सभी को पता होगा। निम्नांकित में से कौन विद्युत का कुचालक होता है? कौन होता है? रबड़ होता है। कौन होता है? रबड़ विद्युत का कुचालक होता है, जिसमें करंट, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, वह पदार्थ क्या लिखा है? वह पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, वे विद्युत के क्या कहलाते हैं?
जो अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित होने देते हैं वो कहलाते हैं विद्युत के कुचालक, सॉरी विद्युत के सुचालक। जो अपने में विद्युत धारा प्रवाहित होने देते हैं वो क्या कहलाते हैं, विद्युत के सुचालक। और जो अपने में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते हैं वो क्या कहलाते हैं, कुचालक कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अभी मैंने बताया क्या कहलाते हैं, कुचालक कहलाते हैं। ठीक है, इसका आंसर भी मैंने बता दिया है। ठीक है, जो 15 वाला इसका, देखो ये यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने अभी आपको बताया था कि क्या बताया था, देखो फिर से देखना। मैंने आपको अभी बताया था जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते हैं। यदि आसानी से वो होने तो देते हैं प्रवाहित, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित तो होने देते हैं, पर लेकिन बहुत मशक्क़त या बहुत मेहनत करने के बाद वो अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित होने देते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, उसमें कुछ काम करना पड़ता है, उनको बहुत ज़्यादा विद्युत करंट देना पड़ता है, तब जाके उनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो वो क्या होते हैं, वो विद्युत के हीन चालक होते हैं। वो क्या होते हैं, विद्युत के हीन चालक होंगे, ये राइट आंसर होगा। लेकिन जो विद्युत जैसे प्लास्टिक है ये तो विद्युत के कुचालक है, आप राइट आंसर लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे आसानी वर्ड आया था इसलिए मुझे याद आया। आसानी से प्रभावित नहीं होने देते हैं वो, मतलब उनमें थोड़ा सा हमको काम करना पड़ेगा, उसमें बहुत ज़्यादा करंट देना पड़ेगा, लंबे समय से करंट देना पड़ेगा, तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा करंट देना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए वो विद्युत के हीन चालक होते हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते, केवल इतना सा पूछा जाए विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते हैं, तो आप बिल्कुल विद्युत के कुचालक लगा देना। लेकिन आपसे यूँ पूछा जाए कि आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते हैं, आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते हैं, तो वहाँ पे आएगा विद्युत के हीन चालक होते हैं। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ तक हमने क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब नेक्स्ट अगली क्लास में मैं आपको कल बताऊँगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसको प्लीज़ अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी को शेयर कीजिए प्लीज़, इसको ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और मैं और भी डालता रहूँगा क्वेश्चन। ठीक है, और किसी ने मुझे कमेंट भी किया था कि सर क्लास सॉरी आपने मैथ्स का सिलेबस नहीं बताया है, तो वो भी मैं बिल्कुल आपको अच्छे से बताऊँगा, सिलेबस भी बताऊँगा पूरा। ठीक है, मैथ्स का, और उसको आगे भी मैं और भी आपको और बहुत सारी चीज़ें आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, एग्ज़ाम से रिलेटेड। ठीक है, तो आप इसे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और यदि आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और इसको अपने फ्रेंड्स सभी को इसको शेयर करना है आपको। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके।